ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये कोई नफ्सियाती मसला नहीं है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है हमारा मुख्तलिफ सिचुएशंस के साथ। तो ये एक डिसऑर्डर की फॉर्म नहीं है ना, हम इसको एज डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। थिंकिंग क्या है कि कोई सिचुएशन आपको पेश है या कोई आपको कोई मामला दरपेश है और उस सिलसिले में आप सोचो विचार कर रहे हैं, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन तक पहुंचेंगे और कोई नतीजा अखज करेंगे, फैसला साजी करेंगे। तो जो थिंकिंग है इट लीड्स टू डिसीजन मेकिंग। इसके मुकाबले में ओवर थिंकिंग डज नॉट लीड टू एनी डिसीजन मेकिंग। वो हमें किसी फैसला साजी में मदद नहीं देती, बल्कि कोई जो हमारे जहन में जो मुख्तलिफ प्रोज और कॉन्स हैं उस मामले के हवाले से वो वन बाय वन आती हैं। कभी हमें लगता है ऐसे कर लें, हम ऐसे ना करें, कर लें ना करें, और हम इसी डिसीजन के अंदर कहीं खो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ही बड़े फैसले हों, आपकी शादी या कैरियर की चॉइस हो या सब्जेक्ट चूज करने का स्टडीज का इशू हो, बल्कि बहुत ही छोटी छोटी चीजों में जब हमें आदत हो जाती है ओवर थिंक करने की, तो हम बहुत छोटे डिसीजन में भी दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं और हम किसी से पूछते फिरते हैं और हमें खुद से ट्रस्ट नहीं होता। यूजुअली ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ सेल्फ स्टीम का मसला होता है कि हमारा अपने ऊपर एतमाद नहीं होता कि हम जो फैसले कर रहे हैं वो सही हैं या वो गलत हैं, और उसमें हम बार बार रीअश्योरेंस हमें चाहिए होती है ओवर थिंकिंग के मामले में। अच्छा, थिंकिंग जैसे मैंने आपको बताया एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर हमने किसी फैसले तक पहुंचना है। जैसे कि आपने अखबार उठाई, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपने टिक लगानी शुरू की कि आपको किस किस किस्म की नौकरी दरकार है, आपने फटाफट उनको टिक लगाया और अपने मोबाइल खोला और ईमेल करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये आपका थॉट पैटर्न इस्तेमाल हुआ है, अपनी अपनी सोच जो है ना, एक सोचें इस्तेमाल की हैं। ओवर थिंक क्या होगी, अपने टिक्के लगा ली, कहते हैं यहाँ पे अप्लाई करूं कि नहीं, ये ठीक है या नहीं, को ऐसे कर लूं या नहीं, और उसी चक्कर में वो जो टाइम था जो उसकी डेडलाइन थी वो भी गुजर गई। ठीक है, अब देखिए आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया। इस सूरत में ये ओवर थिंकिंग है, क्योंकि आप उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अपना फैसला नहीं कर सके हैं। इससे भी वर्स्ट कंडीशन मुझे जो नजर आती है वो इस तरह होती है कि जैसे हमारे ना एक जानने वाले हैं, तो वो उनकी बच्चियां हैं और उनको जब भी प्रपोजल किसी का आता है ना, तो वो क्या करती हैं कि वो बस आएं बाएं शाएं करना शुरू कर देंगी। एक से पूछ, दूसरे से पूछ, हमसाये से पूछ, मामू से पूछ, चाचे से पूछ, किसी मौलवी साहब से पूछ, अगले पिछले से पूछ। उस चक्कर में जब 1-2 माह गुजर जाते हैं, हिंडर ऑन वो जो मसला है वो खराब होना शुरू हो जाता है, और फिर जब वो अप्रोच करती हैं तो उस टाइम तक उनकी ट्रेन मिस हो चुकी हुई होती है। तो इस तरह जब हम अपनी ट्रेन को मिस करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में, तो ये ओवर थिंकिंग कहलाती है। स्टिल ये एक नॉर्मल चीज है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई साइकोलॉजिकल डिजीज नहीं है। सम टाइम ये रियलिस्टिक भी होती है, यानी ऐसा नहीं होता कि आपकी ओवर थिंकिंग हमेशा ही गलत है और आप हमेशा गलत हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर आपको कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना होता है, और आपकी जो थिंकिंग है, जो ओवर थिंकिंग है, वो हमें नजर आ रहा होता है कि डिसीजंस इतने टफ हैं कि आपके लिए बड़ा मुश्किल है। मसलन आप कोई खातून है और आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं और आपको कोई मुतबादल बहुत रिश्ता मिल रहा है, लेकिन इस सूरत में आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकेंगी, तो आप करते हैं कि मैं ये अपनी जिंदगी में जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है ये मैं कर लूं, या मेरे लिए ये जरूरी है। इस तरह हमारे पास बहुत सी मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स या हमारे पास इस तरह से डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट मॉडल्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी सूरत में हम एक तरह से ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं, और उसके बाद हमने स्टिल किसी न किसी डिसाइसिव एक्शन तक, किसी डिसीजन तक पहुंचना होता है। अनरियलिस्टिक सूरत में यह है कि कोई रीजन भी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आप हर एक मामले में छोटी छोटी चीजों पर गौर करना शुरू कर देते हैं। मसलन आप कहीं गए और किसी ने कोई बात की है, तो आप सोचना शुरू हो जाते हैं ये जो बात है ना जिसने मेरे बारे में की है, मैं ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा, मेरे बारे में तो इन्होंने बात नहीं की है, और डिसीजन मेकिंग इतनी पुअर हो जाती है कि मसलन आपने किसी फंक्शन में जाना है, किसी तकरीब में शिरकत करनी है, किसी के घर जाना है, तो आपको ये भी नहीं समझ आ रही मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊं, मेरे पे ये रंग सूट कर रहा है या नहीं। सम टाइम आप स्टोर्स में जाते हैं या कोई चीज लेने के लिए जाते हैं, आप बस चीजें निकलवा रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरे ऊपर किस किस्म की चीज अच्छी लगेगी, मैं ये ले लूं या ना लूं, और बहुत जल्दी आपकी ओपिनियन शैटर होना शुरू हो जाती है। मसलन किसी ने एक पर्सन ने भी आपको कोई नेगेटिव कमेंट किया तो आप एकदम से पर्सनल ले लेंगे, इनसिक्योर हो जाएंगे और आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे। इस तरह से बेसिकली ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करती है जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है। अच्छा, ये तो हमने डिफाइन कर लिया थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग को और इसके मैकेनिज्म को, कि हमारा ब्रेन खामोश नहीं बैठता, इसने तो सोचना ही सोचना है। काजेस क्या होते हैं जो मुझे अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में नजर आते हैं ओवर थिंकिंग के काजेस। सबसे बड़ा रीजन ये है कि सम टाइम देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और देयर इज अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। या तो कसरत है या कमी है इंफॉर्मेशन की। कसरत की तरफ हम पहले आते हैं।
कोई बीमारी है ना, कोई भी चीज़ हुई है, हम सबसे पहले गूगल करते हैं। अब जब हम गूगल करते हैं तो अब दौर ऐसा है कि उस हवाले से हर तरह की इंफॉर्मेशन नेट के ऊपर अवेलेबल है। आप मकान बना रहे हैं, आपने मसलन सर्च की कि मुझे बाथरूम का सेंट्रिंग मटीरियल कहाँ से अच्छा मिलेगा या कौन सा, अब आपको इतनी बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उस चीज़ के हवाले से, कुछ अच्छी चीज़ें भी कुछ बुरी चीज़ें भी, कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि आपको कुछ समझ नहीं आता। इसी तरह से जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कहाँ हमें नजर आती है, मसलन हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, स्पेशली मैं आपको बात करती हूँ जैसे फीमेल जाती हैं, उसमें गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। अब गायनाकोलॉजिस्ट के पास 100-200 का रश लगा हुआ है, वो वन बाय वन जब लेडीज को चेक करती हैं तो उनके पास समटाइम इतना वक्त नहीं होता कि वो एक अच्छी तरह से किसी की काउंसलिंग करें और उनका मसला सुने। इस सूरत में उनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रह जाता है, और वो जो मसलन फर्स्ट टाइम मदर्स हैं या उनको कोई और इस तरह का इशू है, बच्चियां हैं या कोई भी वो इशू लेकर जाती हैं और उनको नहीं पता, और वो रिलाई करती हैं कि हमें डॉक्टर कुछ ना कुछ बताएंगे, और वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो इस तरह से जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, ये ओवर थिंकिंग प्रोड्यूस करता है। गैर जरूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है वो भी हमारे लिए गलत साबित होती है। जैसे कि आजकल मैं बीमारियों का आपको बता रही हूँ कि हम जब बीमारी पे सर्च करते हैं तो हम डॉक्टर से भी बड़े डॉक्टर बन जाते हैं कि ये मैंने गूगल पे पढ़ा था, ये ऐसे है। तो ऐसा था कि हमारे ना घर के करीब एक डॉक्टर साहब रहते थे, तो उनको हम जब बात करते थे तो कहते थे ये गूगल नहीं करना, जो दवाई मैं लिख रहा हूँ ये ऐसे ही खानी है। तो उनको पता है कि जाहिर है कि लोग इतना ज़्यादा वो करते हैं कि वो समझते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पता चल गया हुआ है। समटाइम ये पैटर्न लेके जाता है। सेकंड चीज़ जो मुझे नज़र आती है कि हमारे जो बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा है, वो है स्ट्रेस फॉर सक्सेस। ये वर्ड बड़ा सूटेबल है इसके लिए। हम जो है ना बहुत फंसते हैं व्हाट इफ में, कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। हम कैटास्ट्रोफाइजिंग करते हैं कि समथिंग बैड विल हैपन टू अस, कि कोई बहुत, हम हमेशा वर्स्ट चीज़ को ज़हन में रखते हैं कि मैं ये दुकान खोलने लगा हूँ ना, या मैं ये कारोबार शुरू करने लगा हूँ ना, कुछ मेरा घाटा होगा ही होगा। आजकल तो दौर ही नहीं काम शुरू करने का, तो मेरा तो बहुत बुरा हाल होगा। और आपने अभी कुछ भी नहीं शुरू किया, आपने इनिशिएटिव भी नहीं लिया, और एक आइडिया आपके सिर्फ दिमाग में है, लेकिन आपने उसको इतना सोच लिया, इसका इतना घोटा बना दिया है दिमाग के अंदर, उसको पीस के कि वो प्रैक्टिकल करने जोगे आप रहे ही नहीं। आपका ब्रेन पहले ही थक गया, वो पहले ही स्ट्रेस्ड आउट हो गया हुआ है, तो हम उसको बहुत कैटास्ट्रोफाइज करते हैं, हम उसके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं। इसी तरह से हमें लगता है कि अगर कोई मेरे से ये ना करने हुआ ना, मैंने सबको बताया हुआ मैंने CSS करना है, और अगर मेरे से ये ना करने हुआ तो मुझे बहुत एम्बेरसमेंट होगी। इस तरह फिक्रमंदी यानी वरीनेस, शर्मिंदगी, इस तरह की चीज़ें, जितने नेगेटिव थॉट्स हैं ये हमारे जहन के अंदर घुलते चले जाते हैं। हम उनका घोटा तैयार करते हैं अपने दिमाग में, यहाँ तक कि वो जो हम उस ओवर थिंकिंग के गुलगट्टे के अंदर ना हम ऐसे ऐसे फेरे खाना शुरू कर देता है हमारा ब्रेन, और हम कोई भी प्रोडक्टिव काम करने के काबिल नहीं रहते हैं। ओवर थिंकिंग कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होती है, रादर ये हमारे ब्रेन को थकाना शुरू कर देती है और हम थक जाते हैं। इसकी वजह से पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस प्रोड्यूस होता है, यानी हम इतना खौफजदा हो जाते हैं किसी रिजल्ट्स के लिए कि हम कोई भी एक्शन नहीं लेते। वी आर सो मच अफ्रेड ऑफ आवर मिस्टेक्स दैट वी आर अनएबल टू टेक एनी डिसीजन, हम कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। तो ये एक पैरालिसिस की कैफियत है, फालिज ज़दा हो जाते हैं हम अपने आप को एनालिसिस के अंदर पुट करने के लिए। और इस तरह से जब ये लॉन्ग टर्म ओवर थिंकिंग खुद से बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म चलती चली जाती है और आप इसमें से नहीं निकलते हैं और प्रोडक्टिव थिंकिंग की तरफ और डिसीजन मेकिंग थिंकिंग की तरफ नहीं आते हैं, तो लेटर ऑन ये जो स्ट्रेस है, ये डिप्रेशन और इस तरह की दूसरी जहनी बीमारियों की तरफ ले जा सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके जो थर्ड काज है जो मेरे जहन में, वो बेसिकली एक तरह से एक पर्सनैलिटी पैटर्न का है। यानी हमारे जो जेनेटिक मेकअप है ना, जब हम पैदा हुए और हम जीन्स लेकर पैदा हुए, उस जीन्स के अंदर भी कुछ ऐसी टेंडेंसीज हैं जो कि जिसकी वजह से हम बेचैनी और घबराहट महसूस करते हैं, हम एंग्जियस पर्सनैलिटी के मालिक हैं। और सेकंड चीज़ ये कि जो हमारी अर्ली पेरेंटिंग हुई है ना, जो अर्ली चाइल्डहुड हमने गुजारा है, वो हमने किसी ऐसे इन्वायरमेंट में गुजारा है जहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे और हमें बहुत हार्शनेस का सामना करना पड़ा है और हमारे पास बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड सेट किए गए थे। ये भी एक वन ऑफ द रीजंस होती है कि हमारे ज़हन में इतनी कम्प्लेक्स यॉर्डस्टिक अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से बन जाती है कि हम हर एक चीज़ को एवेल्युएट करना शुरू कर देते हैं और हम रिस्क टेकिंग नहीं करना चाहती हैं एज अ पर्सनैलिटी।
अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फोर्थ फैक्टर है मेरे, जो मैंने जज किया यहाँ पर अपनी रिसर्च के मुताबिक, और वो सबसे ज़्यादा जो आप भी इसको करेंगे रिलेट कर पाएंगे, वो है लैक ऑफ सोशल सपोर्ट का या लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम का। हम ओवरथिंक क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हमें ये लग रहा होता है कि हमें कहीं से मदद नहीं आने वाली है, हमारे रिश्तेदार या जानने मिलने वाले तो हमारा तमाशा देख रहे हैं, वो बजाय ये कि हमारा मसला हल करने के और हमें कोई मदद फराहम करने के हम पर हंसेंगे और हम पर तालियां बजाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये हमें बहुत परेशान करती है, और हम ये चाहते हैं कि हम जो है ना किस तरह से अपना सपोर्ट सिस्टम बढ़ाएं और हम किस तरह से अपने पैरों पर खड़े हों और इंडिपेंडेंट हो सकें। तो ये चंद रीजंस थी जो कि ज़्यादा हमारे अपने कल्चर में अप्लाई होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं अब आती हूँ इसकी, मैं सारा इसको जो है ना चाह रही हूँ कि मैं सिंगल क्लिप में इसको कवर कर सकूँ। अब हम इसकी थोड़ी सी रेमेडीज़ की तरफ आते हैं या ट्रीटमेंट अप्रोचेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसकी साइकोलॉजिकल जो आती है अप्रोच, जितनी भी आपकी बेसिक जो आती है ना, चाहे वो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हो या स्ट्रेस हो या ये ओवर थिंकिंग हो, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव चीज़ है वो है डीप ब्रीदिंग। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि हर एक पर्सन को ना, जिस तरह बहुत सी बेसिक चीज़ें हमें आती हैं ना, हम सबको डीप ब्रीदिंग करने का तरीका पता हो, और प्लस हमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस या रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में पता हो। वैसे तो इसके ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन है नेट के ऊपर भी, लेकिन अप्रोप्रिएटली जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कर सकते हैं, तो मैं भी इसके ऊपर कोई ना कोई आइंदा आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जो डीप ब्रीदिंग है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक रिलैक्स कमरे के अंदर बैठते हैं और आप कुछ सेकंड के लिए नाक से सांस इनहेल करते हैं, अपने स्टमक में कुछ सेकंड्स के लिए रखते हैं और फिर मुंह के थ्रू एक्सहेल करते हैं। इस तरह आपने कुछ प्रैक्टिस करनी है कुछ दिनों में। ये जो चीज़ है ना, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स और काम डाउन करने में हेल्प देती है, जितनी इस किस्म की टेक्निक्स हैं। प्लस ये है कि जो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये ओवर थिंकिंग किसी एक सर्टन चीज़ के बारे में, मसलन आपके कैरियर के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में है, आपकी किसी शादी के बारे में है, आपके वालिदैन की बीमारी के बारे में है, यानी ये किसके बारे में है, तो उसी के मुताबिक ही हम अप्रोप्रिएटली इसका कोई ना कोई सोल्यूशन या रेमेडी तलाश करने की कोशिश करते हैं। अपना सोशल सेटअप या सोशल सर्कल बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आपके रिश्तेदार या ऐसे लोग नहीं हैं, तो कोई ऐसे रिलायबल दोस्त हों, आपके नेबर्स हों, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, या आप किसी भी तरीके से अपना सपोर्ट सिस्टम जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, वो हेल्प आउट करेगी। थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना बहुत कारआमद साबित होता है कि कोई किसी ऐसे काम में एब्जॉर्ब हो जिसमें आप पूरी तरह से मेंटली एंगेज हो जाएं। यहाँ तक कि इवन आप कोई मूवी देखना चाह रहे हैं, किसी को फोन मिला रहे हैं, तो आप चूंकि बातें कर रहे हैं और उनसे सुन रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, तो इस सूरत में भी ब्रेन थोड़ी देर के लिए स्टॉप डाउन होना शुरू हो जाता है। बेसिकली आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप ओवर थिंकिंग के उस घन चक्कर में आ तो नहीं रहे हैं, क्योंकि खुद से ये जो है ना, ये ट्रिगर अगर करती है आपको, तो ये लेटर ऑन आपके लिए बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकती है।